हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, हमारे रिसर्च के कुछ एमसीक्यूज़ किए थे। 2 यूनिट्स में ये एमसीक्यूज़ डिवाइड थे, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, जिसमें 15 क्वेश्चंस थे, टोटल 30 क्वेश्चंस। ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। आज हम बाकी के यूनिट्स कवर करेंगे, जो कि है यूनिट 3 एंड यूनिट 4, एंड अगेन दोनों में 15 क्वेश्चंस होंगे। दैट विल मेक अप टू 30 क्वेश्चंस। आज हम लोग फिर से रिसर्च एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें कुछ एक्सेल के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि रिसर्च है तो फिर एक्सेल तो उसमें होगा ही होगा। हम हाइपोथेसिस में डेटा को बनाएंगे, डेटा को कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो फिर एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेल का भी कुछ बेसिक कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैंने एक्सेल के भी इसमें डाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट यूनिट तो हमने कवर कर लिया था, अब हम थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों ने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, वो प्लीज़ पहले के दोनों यूनिट्स मैंने कवर किया, वो वीडियो आप देख लीजिए। रिसर्च एप्टीट्यूड की टॉप 30 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ करके वो थंबनेल है, अब वो जाके वीडियो देख लीजिएगा। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 3। Which technique is generally followed when the population is finite? 4 टेक्निक दिया हुआ है, इसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि जब मेरा पॉपुलेशन फाइनाइट होगा, फाइनाइट इन द सेंस जब वो काउंटेबल होगा, ठीक है, हम उसको काउंट कर सकेंगे, इसको स्पेसिफाई कर सकेंगे, तो उस टाइम पे, उस केस पे हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, एरिया सैम्पलिंग टेक्निक, और नन ऑफ द अबव। सो पॉपुलेशन इसमें फाइनाइट का बात कह रहा है, मीन्स काउंटेबल, तो इसमें हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में के अंडर आता है ये। और पर्पसिव, एरिया सैम्पलिंग, ये सब क्या होता है, ये मेरे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जिसमें सबको इक्वल चांस मिलता है, वो सैम्पल को, सारे यूनिट्स को इक्वल चांस मिलता है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें हम अपने जजमेंट के बेसिस पे सैम्पल्स को चूज़ करते हैं, अपना क्राइटेरिया सेट करके हम सैम्पल्स को चूज़ करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, क्योंकि फाइनाइट बोला गया, मीन्स काउंटेबल, स्पेसिफाई कर दिया गया कि फाइनाइट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? अगेन प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे क्वेश्चन है। कोटा, क्लस्टर, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड। ये 3 जो सैम्पल्स होते हैं, ये 3 मेरे प्रोबेबिलिटी में आते हैं, बिकॉज दे आर गिवन इक्वल नंबर ऑफ चांसेस। बट कोटा क्या है, कोटा जैसे नाम से क्लियर, आप कोटा दे दे रहे हो, ठीक है, आप स्पेसिफाई कर दिए कि मेरे को 50% ही स्टूडेंट्स लेने हैं, 60% स्टूडेंट्स लेने हैं, आपने कोटा बना दिया कि इतने फीमेल्स होने चाहिए, इतने मेल्स होने चाहिए, इतने चिल्ड्रंस होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, मेरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया। और क्वेश्चन क्या था, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट, द डैश स्केल मेजरमेंट हैज़ अ नेचुरल ज़ीरो। नेचुरल ज़ीरो, 4 स्केल्स होते हैं, वेरिएबल्स को मेजर करने के 4 स्केल्स होते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। पहला होता है नॉमिनल स्केल, दूसरा होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है इंटरवल, एंड फोर्थ होता है रेशियो। नॉमिनल में आप क्या करते हो, नॉमिनल में आप नेम, नंबर्स, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, इसको रैंक कर सकते हैं हम, इसको इक्वल इंटरवल्स हो सकता है। ये मेरे क्या हो गया, ये मेरा नॉमिनल में हो गया, मीन्स इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्डिनल में क्या हो गया, हम कैटेगरी के साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको हम कैटेगरी के साथ साथ इसको हम रैंक दे देते हैं नॉमिनल में। और जैसे जैसे मेरा इंक्रीज़ होता जाएगा, हर एक स्टेप मेरा ऐड ऑन होता जाएगा, मीन्स इसके फीचर भी इसमें ऐड होंगे,
इसको देखेंगे तो इसमें इसके फीचर्स भी होंगे, ऑर्डिनल के, नॉमिनल के भी फीचर्स होंगे। रेशियो पढ़ेंगे तो मेरे तीनों के फीचर्स होंगे। मीन्स जैसे जैसे वन स्टेप हम अहेड जाएंगे, मेरे प्रीवियस वाले के उसमें सारे फैक्टर्स ऐड ऑन होते रहेंगे। इंटरवल में क्या होता है? इंटरवल में होता है ज़ीरो मीन्स कुछ वैल्यू, ठीक है। इंटरवल में होता है ज़ीरो मीन्स समथिंग, और समथिंग क्या होता है? इट मीन्स कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। बट रेशियो में क्या होता है? रेशियो में एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। दैट इज़ वाई इट्स रिटन ओवर हेयर इज नेचुरल ज़ीरो मीन्स एब्सोल्यूट ज़ीरो। ज़ीरो मतलब ज़ीरो। इंटरवल में ज़ीरो मतलब कुछ वैल्यू होता है। जैसे हम बोलेंगे कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री, इट मीन्स कुछ वैल्यू है, बहुत ठंड है, 0 डिग्री है। बट यहाँ पे क्या होता है? रेशियो में ज़ीरो मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो, ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, सो नेचुरल ज़ीरो कहा गया, दैट इज़ इंटरवल, सॉरी दैट इज़ रेशियो। रेशियो होगा मेरा नेचुरल ज़ीरो, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। ओके, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आर टाइप्स ऑफ, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा ये क्या? ये रैंडम सैम्पलिंग है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हम रैंडमली हम चूज़ करते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसको क्या कहेंगे? सैम्पलिंग फ्रेम, जिसमें एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं मेरे, बेसिक एलिमेंट्स इंडिविजुअल होते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ले करके हम क्या बनाते हैं? एक यूनिट प्रिपेयर करते हैं, और वो यूनिट्स मेरा क्या होता है? वो सैम्पलिंग फ्रेम होता है। अलग अलग हम यूनिट्स लेते हैं और उन यूनिट्स को क्या डिफाइन करता है? मेरा सैम्पल फ्रेम। ओके, जैसे आपने देखा होगा, आपने अपने घर में आपने फैमिली फ़ोटो लगाया होगा, तो फैमिली फ़ोटो में यहाँ आपकी मम्मी है, यहाँ आपके पापा हैं, यहाँ आप तीनों हो, यहाँ दादा दादी हैं, यहाँ पूरा फैमिली, तो ये छोटे छोटे यूनिट्स मिला के ये क्या बन जाता है? एक फ्रेम बन जाता है। तो वैसे ही सिंपली सैम्पलिंग यूनिट्स में क्या, यूनिट्स को इकट्ठा करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? सैम्पलिंग फ्रेम बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द स्प्लिट हाफ मेथड इज़ यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ। स्प्लिट हाफ मेथड क्या होता है? मीन्स अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा मेथड है, बहुत बड़ा आपके पास डेटा है, तो आप उस डेटा को स्प्लिट कर दे रहे हो, स्प्लिट हाफ। पहले आपने इसको टेस्ट किया, फिर इसको टेस्ट किया, तो ये क्या होता है? ये मेरा रिलायबिलिटी का पार्ट होता है, कितना मेरा रिलायबल है डेटा। और रिलायबिलिटी में भी दो आता है, एक होता है इंटरनल एंड एक होता है एक्सटर्नल। तो स्प्लिट हाफ कौन सा मेथड है मेरा? याद रखना, इंटरनल रिलायबिलिटी में आता है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट। अभी जस्ट मैंने बताया, इसमें हम क्या करते हैं? कुछ कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और उसमें हम उन सैम्पल्स को इकट्ठा करेंगे और फिर फ्रेम बनाएंगे। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या है? द बेसिक यूनिट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल। जिन्हें सैम्पल्ड करना है, जिन एलिमेंट्स, पॉपुलेशन के जिन एलिमेंट्स को सैम्पल करना है, उसके छोटे छोटे यूनिट्स को कंटेन करके रखते हैं, दैट इज बेसिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। कंफ्यूज नहीं होना, लोग देखेंगे कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है तो आराम से इसमें टिक मार्क कर देंगे। किस पे? क्लस्टर पे, क्लस्टर पे टिक मार्क करके चले जाएंगे, कोटा पे टिक मार्क करके चले जाएंगे, कन्वीनियंस पे टिक मार्क करके चले जाएंगे, एक्सीडेंटल पे। बट यहाँ पे अब देखना, नॉट अ नॉन रैंडम मीन्स नॉट भी है और नॉन रैंडम भी है। नॉन रैंडम नहीं है, इसका क्या मतलब है? कि रैंडम है। नॉन रैंडम नहीं है, इट मीन्स क्या? कि वो रैंडम होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम सैम्पलिंग मेथड। एंड रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज प्रोबेबिलिटी मेथड। और प्रोबेबिलिटी मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में कौन कौन आता है? मेरा क्लस्टर आता है इसमें। और बाकी तीनों ऑप्शन आपके नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं, तो बचा कौन सा ऑप्शन? इकलौता यही ऑप्शन बचा, तो ऑप्शन ए होगा आंसर, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
when one examines the entire population instead of a subgroup of the population, this is called a, जब कोई entire population को देखता है, एग्जामिन करता है, सब ग्रुप के बजाय इंटायर पॉपुलेशन को देखता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेंसस कहते हैं। क्योंकि इंटायर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं, उसको हम एज अ सैम्पल लेके चल रहे हैं, तो मेरा क्या होता है, वो मेरा सेंसस होता है। नेक्स्ट, अ डैश इज़ अ सबसेट ऑफ अ डैश। हमने पढ़ा है कि सैम्पल जो होता है वो सबसेट होता है किसका, पॉपुलेशन का। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो हमने पढ़ा है कि ये मेरा क्या है, ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में छोटा सा पार्ट क्या है, सैम्पल है। तो जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, वो सबसेट होता है, एंड जो बड़ा पार्ट होता है वो सुपर सेट होता है। तो क्वेश्चन है डैश इज अ सबसेट ऑफ अ डैश, तो सबसेट किसका, पॉपुलेशन का। तो अ सैम्पल क्या है, सबसेट है किसका, पॉपुलेशन का। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, जस्ट हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्केल इन विच द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एंड मेक चॉइसेस अमंग देम इज, वैसा स्केल जो रेस्पोंडेंट डायरेक्ट कंपेयर करता है, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो अपना डिसीजन बनाता है। तो ये कौन सा स्केल होता है, ये होता है रेटिंग स्केल, सॉरी रैंकिंग स्केल। हम रैंक कर रहे हैं ना, हम कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग। कंपेयर किस में किया जाता है, रैंक में। जैसे क्लास में भी आप देखोगे किसी को फर्स्ट रैंक आया, सेकंड रैंक आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, तो रैंक किस बेसिस पे कंपेयर होता है, मार्क्स के बेसिस पे होता है कंपेयर। तो कंपैरिजन वर्ड है यहाँ, जहाँ भी कंपैरिजन वर्ड दे देगा वहाँ पे क्या आएगा, रैंकिंग, रैंकिंग स्केल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल्स POZ टेस्ट इज इक्वल टू मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। n क्या है मेरा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें कह रहा है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इक्वल्स POZ टेस्ट। जी टेस्ट जब इक्वल होगा, सिंपली इसमें क्या, इसमें फॉर्मूला दिया गया है। ओके, तो देन इज डिस्ट्रीब्यूटेड किसके अंडर आता है, ये जो फॉर्मूला किसके अंडर आता है, मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल के अंदर आता है, जहाँ पे मेरा जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो मेरे हमेशा ज़्यादा होते हैं 30 से, तो वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में आता है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 13 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, the degree of freedom for paired t-test based on n pairs of observation is 2n-1, n-2, 2 ब्रैकेट n-1 और n-1। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फॉर पेयर टी टेस्ट के बारे में पूछा गया है। जब n पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टाइम्स जो ऑब्जर्वेशन का जो पेयर होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा क्या निकलेगा, तो उसका निकलेगा n-1। ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में टी टेस्ट का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच टेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ अ पैरामेट्रिक टेस्ट। सी, दो तरह के टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें जो डेटा होता है मेरा क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेरा डेटा होता है, जो पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन को कंपेयर करते हैं। ये सारे क्या होते हैं, मेरे पैरामेट्रिक के फीचर्स हैं। तो पैरामेट्रिक में कौन कौन से मेरे टेस्ट आते हैं, इसमें जी आता है, टी टेस्ट आता है, अनोवा आता है, ये सारे टेस्ट इसमें आते हैं, एफ टेस्ट आता है। और वेयर इस नॉन सैम्पलिंग में इसको ऑपोजिट हो जाता है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे क्या स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा होता है, यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो सिंपली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, साइन टेस्ट आ गया, क्रिस्कल विलिस टेस्ट आ गया, काई स्क्वायर टेस्ट आ गया, मैन वाइटनी टेस्ट आ गया, रैंड टेस्ट फॉर रैंडमनेस। तो ये क्या, ये मेरे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बट पूछा गया है विच टेस्ट इज़ द पार्ट ऑफ द पैरामेट्रिक टेस्ट, तो आंसर होगा जी टेस्ट, दैट इज ऑप्शन डी।
ओके, होप सो आपको ये वाले 15 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4, which contains some of the questions of MS Excel as well. First है SPSS is an acronym of the following. Acronym means simply इसका full form पूछ रहा है. तो SPSS का full form क्या है? Statistical Package for the Social Sciences. और बेसिकली ये क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज विच इज़ यूज्ड फॉर the analysis of statistical data. स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए एक पैकेज, एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है SPSS, दैट इज स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस. ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर. फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेसेस. सभी को पता है फाइनल स्टेज क्या होता है मेरा रिसर्च प्रोसेस का, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग. ये मेरा फाइनल स्टेप होता है. अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड. लास्ट में जो हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको थीसिस कहते हैं. जब फाइनल जो मेरा रिपोर्ट सबमिट होता है. द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज, रिसर्च रिपोर्ट का पहला पेज क्या होता है? उसको हम टाइटल पेज कहते हैं कि मेरा जो टॉपिक है, मेरा क्या टाइटल है, आप किस पे रिसर्च कर रहे हैं, वो मेरा होता है टाइटल पेज. द काई स्क्वायर टेस्ट इज मीन मल्टी क्वेश्चन टेस्ट, स्टैटिस्टिकल मिस्टेक, स्टैटिक. ये क्या होता है? स्टैटिस्टिक होता है. जो अभी हमने पढ़ा ना पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है? मेरा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है. अनोवा क्या है? अनोवा मेरा गवर्नमेंट बॉडी विच कलेक्ट्स सोशल स्टैटिस्टिक्स. द नेम ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज. 1 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इसका मेरे को दोनों आंसर लग रहा है क्योंकि एनोवा में 1 वे भी होता है, 2 वे भी होता है, जिसमें हम एक वेरिएबल को जिसमें हम कंप्यूट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो मेरा एक वेरिएबल होता है. और जिसमें हम दोनों वेरिएबल को लेके चलते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चलते हैं, तो 2 वेरिएबल्स भी होते हैं. तो आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें या तो बोथ होना चाहिए C एंड D. ओके, ये क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको देख के बता दूँगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not one of the 7 major parts of to the research report? इनमें से रिसर्च रिपोर्ट का क्या पार्ट नहीं है, ये पूछ रहा है. रिजल्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मेथड होता है, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो. फुट नोट्स नहीं होता. फुट नोट्स क्या होता है? फुट नोट्स मीन्स आपने कोई चीज़ को आपने हाईलाइट किया, उसके बारे में आपने लास्ट में लिख दिया, मेंशन कर दिया, वो होता है मेरा फुट नोट्स. तो फुट नोट्स रिसर्च में नहीं होता है. इन SPSS, अभी जस्ट पढ़ा SPSS में, व्हाट इज़ द डेटा व्यूअर? अ टेबल समराइजिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डेटा फॉर 1 वेरिएबल, अ स्प्रेडशीट इनटू विच द डेटा कैन बी एंटर्ड, अ डायलॉग बॉक्स दैट अलाउज यू टू चूज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, और अ स्क्रीन इन विच वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड एंड लेबल्ड. अभी जस्ट हमने SPSS पढ़ा. ये क्या है? एक तरह का पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो डेटा को एनालाइज, स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने में हेल्प करता है. तो डेटा को एनालाइज आप कहाँ करोगे? आप एक्सेल शीट्स बनाओगे, आप स्प्रेडशीट्स में देखोगे, तो एक स्प्रेडशीट है इन विच डेटा कैन बी एंटर्ड, जहाँ पे डेटा एंटर्ड होगा. इसीलिए मैंने एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस, बहुत बेसिक क्वेश्चंस है एक्सेल के, वो लेके मैं अभी आई हूँ. लास्ट में हम 5-6 क्वेश्चंस वो भी करेंगे. नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज़ ओवर कैटेगरीज. इनमें से कौन सा चार्ट हम यूज़ करेंगे अगर हमको कंपेयर करना है क्या? वैल्यूज़ कैटेगरीज पे. जैसे हम कैटेगरीज बना देते हैं, सपोज A कैटेगरी है, B कैटेगरी, C कैटेगरी, तो उसके वैल्यूज़ को हम कैसे कंपेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉलम चार्ट. कॉलम बना ना, कॉलम चार्ट के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, अ फीचर दैट डिस्प्लेज ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया. ऐसा कौन सा फीचर है जो सिर्फ और सिर्फ डेटा के कॉलम में जो डिस्प्ले किया जाता है, कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया आपको सेट कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको डिस्प्ले करना पड़ता है कॉलम में, तो उसको क्या कहते हैं? फिल्टरिंग कहते हैं. ऑप्शन C. यहाँ से क्वेश्चंस आ गए MS एक्सेल के. फंक्शंस इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विथ, दैट इज इक्वल टू साइन से हम बिगिन करते हैं, एंड इक्वल साइन. द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा. डैश फीचर ऑफ
MS Excel क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा, जो ऑटोफिल होता है, ऑप्शन बी। हाउ मेनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल, जब हम न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स पहले से ही कौन से कितने स्प्रेडशीट्स हमको मिलते हैं। आप नीचे में देखोगे, नीचे में ऐसे बॉक्स बना रहेगा एकदम लास्ट में, और स्प्रेडशीट 1, स्प्रेडशीट 2, स्प्रेडशीट 3 लिखा रहेगा, तो 3 स्प्रेडशीट्स आपको मिलते हैं। इन एक्सेल विच वन डिनोटेड अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5, B1 से E5 आपको जाना है, जो आपको रेंज है, तो आप कैसे डिनोट करोगे, आप यहाँ पर रेशियो का सिंबल दोगे, दैट इज ऑप्शन बी। What type of chart is useful for showing trends or changes over time? अगर आपको किसी ट्रेंड का आपको चार्ट बनाना है कि वो कैसे चेंज हो रहा है, तो फिर आप कैसे शो करोगे, आप उसको एक लाइन जो ऐसे करके ड्रॉ करोगे, उसके थ्रू आप शो करोगे कि पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, अब यहाँ हो गया, ओके, फिर ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ा, ये यहाँ घटा, तो आप इसको कैसे शो करोगे, इसको विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट आप शो करोगे। जैसे आपने क्रिकेट मैचेस आप देख रहे होगे, तो उसमें जो हाइलाइट्स जो दिखाते हैं बाद में, उसमें जो ग्राफ के थ्रू आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट टीम ने कितना स्कोर मारा 20 ओवर में, सेकंड टीम ने कितना, तो आप देखोगे कि एक रेड लाइन, एक ब्लू लाइन ऐसे 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 करके जाएगी। तो ये क्या है, ये चेंजेस बता रहा है कि जैसे जैसे ओवर्स आपके हो रहे हैं वैसे वैसे कितने रन्स आ रहे हैं या कितने विकेट्स फॉल डाउन हो रहे हैं, तो वो लाइन के थ्रू आपको शो होता है, आप अगर कभी देखोगे तो इसलिए लाइन चार्ट होगा। जब हम चेंजेस आपको डिसाइड करते हैं, जब हम चेंजेस डिस्प्ले करते हैं, तो फिर उस चेंजेस को हम कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने 30 क्वेश्चंस किए हैं, पहले भी हमने 30 क्वेश्चंस किए थे, 2 यूनिट्स था, आज हमने बाकी के दोनों यूनिट्स कवर किए, जिसमें टोटल 15 30 क्वेश्चंस थे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, और किसी MCQ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं पेपर टू कॉमर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, MCQs भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, आप उनको ये चैनल मेरा शेयर कर सकते हैं। पेपर 1 के भी कंटेंट मिलेंगे, एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स का भी आपको कंटेंट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, और बहुत सारे वीडियोस मैंने पेपर 2 के भी अपलोड कर रखे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।